पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट्स। तो देखिए, आज आपकी फर्स्ट क्लास है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की क्लास तो आज मैं आपकी फर्स्ट डे से शुरू कर रही हूँ। सो अब आपको करना क्या क्या होगा, डेली आपको सुबह 10 बजे क्लास ज्वाइन करनी है। उसके बाद में सुनिए, इंपॉर्टेंट है इस क्लास की पीडीएफ के लिए मैम क्या करना होगा, कोई आपको यहाँ पे तोप नहीं चलाना है कि पहले तोप चलाएंगे फिर पीडीएफ मिलेगी, ऐसा नहीं करना है। नॉर्मली आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जस्ट पार्ट ऑफ जोक ओनली। ओके, देखो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम पीजी पॉइंट है, जो आप सर्च भी कर सकते हैं, और लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात सुन लीजिए कि 3 पेपर की क्लासेस आपकी, पेपर 1, 2 और 3, जो आपके शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, इन तीनों की क्लासेस आपकी ऑलमोस्ट पेपर 1 और 2 की तो एकदम कंप्लीट हो गई है। पेपर 3 की लगभग चल रही है, ये भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो पेपर 1, 2 और 3 का जल्दी रिवीजन होगा। एक क्लास आपकी सुबह ये 10 बजे चलती है, एक आपकी शाम 5 बजे चलती है, तो दोनों क्लास में लाइव आना ना भूलिएगा। सो आइए शुरू करते हैं। आज का अपना पहले यूनिट जो रहने वाली है वो इंट्रोडक्शन टू फोनोलॉजी, और इसको सबसे पहला आपका जो चैप्टर है वो है स्पोकन इंग्लिश का। और मैम अब हमको इसमें कितने चैप्टर्स पढ़ने होंगे, कितने यूनिट्स होंगे? सो आप सिलेबस, इस चैनल की सिलेबस वाली प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे देखिए लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी का एक वीडियो है अल्टीमेटली। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो उसमें मैंने कल शेयर भी किया था, तो वहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, आपको कितना कुछ पढ़ना है। सो आइए आज शुरू करते हैं। ये आपका तो जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। और फिर आइए देखते हैं कि क्या पढ़ना है आपको, कितनी यूनिट्स पढ़नी है। लगभग 5 यूनिट्स पढ़नी होंगी आपको। सो देखिए, सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आखिर ये होता क्या है, हम लोग इसमें मैम क्या पढ़ेंगे, क्या पेपर में कैसे लिखेंगे। तो देखिए भाई, जब सब्जेक्ट ही आपका इंग्लिश है तो आपको इसमें भी इंग्लिश में ही लिखना है। सो मैं आपको सिर्फ चीज़ें समझाऊंगी, आपको पेपर में आंसर इसके अंग्रेजी में ही लिखने होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। मैम व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या होता है। ये कि यहाँ पे तात्पर्य ये नहीं है कि आपको इज, एम, आर, वॉज, वर सिखाएंगे हम, या मैम क्या हमको आप टेंस पढ़ाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राम जाता है, राम ने खाया, चवन्नी गिरते घिसते घिसते घिस गई, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, क्या ये वाले ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे आपको? हमने कहा नहीं ना, हम आपको ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे ना, हम आपको जो है इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सब चीज़ों का यूज़ पढ़ाएंगे ना, हम आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे। फिर आप सोच रहे हो कि मैम आप इंग्लिश में पढ़ाएंगी क्या? इसमें आपको ये सीखना है कि जैसे चीज़ों को बोलने का तरीका, मैं आप बोल रही हूँ यहाँ पे, आप फील करो। अगर तो मैं कभी कभी बहुत तेज बोलती हूँ, कभी कभी बहुत धीमे बोलती हूँ, किसी किसी बात को बहुत पोलाइटली समझाना पड़ता है, किसी किसी बात को बहुत स्ट्रिक्टली समझाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मैं इसमें सिखाऊंगी। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये सब्जेक्ट को यहाँ बीएड में पढ़ाने का क्या मीनिंग है, हम लोग बीएड कर रहे हैं तो सो मैम ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो देखो, ये सब्जेक्ट आपका बीएड में इसलिए रखा गया कि बीएड में आप क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, इसीलिए तो आप कर रहे हो बीएड। सो बच्चों को पढ़ाते समय आपकी वोकल से रिलेटेड, यानी कि वोकैब्स, साथ में आपकी बोलने की स्किल्स, बात करने की स्किल्स, आपके प्रोनाउंसिएशंस, आपके पिच, टोन्स, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं ना, कि बच्चे को आप कितने अच्छे से चीज़ों को समझा पाने। तो ये सब चीज़ें आपको सिखाएंगे हम, है ना। सो होप सो कि इतना इंट्रोडक्शन बेटर है। और आइए शुरू करते हैं कि लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पीच, as linguist David Crystal says, spoken English is the more natural and widespread mode of transmission। तो देखो लिंग्विस्टिक, देखो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आज मैंने यहाँ पे आपको हिंदी में नहीं लिखा है, तो मैं लिख के बता दे रही हूँ। कल जब ये पीडीएफ बनाऊंगी ना तो यहीं पे पेंसिल से लिख दिया करूंगी, जिसमें जब आपको पीडीएफ मिले तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है बहुभाषी। कहने लगे, क्या कहा डेविड क्रिस्टल ने, जो आपके बहुभाषी अर्थात जिनको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो, इन्होंने कहा कि स्पोकन इंग्लिश इज द मोर नेचुरल एंड वाइड स्प्रेड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अपनी बात को कहने का एक बहुत वाइड स्प्रेड और प्राकृतिक तरीका है। तो आइनकली द वन विच मोस्ट पीपल फाइंड मच लेस फैमिलियर, presumably because it is so much more difficult to see what is happening in speech than in writing। तो इनका कहने का मतलब ये था कि ये बहुत विडंबना की बात है कि लोग मतलब कम फैमिलियर हैं। जैसे हम लोग क्या हिंदी बोलेंगे, तो हिंदी बोलते समय हम लोग कोई गलतियां नहीं कर रहे हैं ना घबरा रहे हैं, ना कुछ हो रही है। जब भी आप अंग्रेजी बोलने का प्रयास करेंगे, देखिए ये कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जिनकी फ्लुएंट इंग्लिश होगी, नो डाउट, बट कुछ लोग होते हैं ना जिनको थोड़ी सी घबराहट होती है लैंग्वेज बोलने में, बीच में आ निकलता है उनके मुंह से, है ना। सो ये सब चीज़ें हैं
तो ये बड़ी विडंबना की बात है कि हम लोगों को सिर्फ लगता है कि चीज़ें आसान हैं, बट चीज़ें आसान होती नहीं है। बोलते समय बोलने और लिखने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। लर्निंग टू स्पीक लैंग्वेज टेक्स वेरी लिटिल टीचिंग सिंस स्पीच इज नेचुरली पिक्ड अप। इनका कहना था, किसका, डेविड क्रिस्टल जी का, कि किसी भाषा को, किसी लैंग्वेज को बोलना एक बहुत छोटी सी टीचिंग है ना। सिंस स्पीच इज नेचुरली पिक्ड अप, चिल्ड्रन लर्न हाउ टू स्पीक एट होम बिफोर लर्निंग टू रीड एंड राइट फॉर्मली एट स्कूल। देखो, सबसे पहले इनका कहना था कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, क्या सीखता है? बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है बजाय लिखने और सुनने के। मैंने क्या कहा कि डेविड क्रिस्टल के अनुसार बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है घर पे बजाय लिखने और सुनने के। सुनने का मतलब ये नहीं कि बच्चा, मैम आप क्या कह रही हो, बच्चा सुनता तो है, पहले मम्मा बोलते हैं तो बच्चा सुनेगा नहीं घर पे। मैं बुआ बुआ, बच्चा बाबा बाबा, बू आ बा बा करता नहीं है। हमने कहा वो बोलने की बात नहीं हो रही है बेटा, यहाँ पे फॉर्मली यानी स्कूल में जो चीज़ें बोली जाती, जैसे स्टैंड अटेंशन, है ना, ज्वाइन योर हैंड्स, ऐसे बोलते हैं ना प्रेयर टाइम पे। उसके बाद में फिर बच्चा जब क्लास में एंट्री करता है तो बोलते हैं ना, बी इन अ प्रॉपर लाइन, है ना, कीप साइलेंट। तो ये सब चीज़ें जो फॉर्मली वर्ड्स हैं, जो फॉर्मली आपके सेंटेंसेज हैं, इनको बच्चा बाद में सीखता है ना। तो पहले बच्चा क्या सीखता है? बोलना। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में बोला गया कि तो आपको जो लैंग्वेज है ना, उसको बहुत अच्छे से चीज़ों को आपको सीखना चाहिए, आनी चाहिए। अब देखो, स्पोकन वर्ड्स कैन बी हियर्ड बट नॉट सीन। जो आपके शब्द हैं वो सुने जाते हैं, देखे नहीं जाते हैं। व्हेन दे आर कंपोज्ड ऑफ लेटर्स दे कैन बी सीन बट नॉट हियर्ड। जब उनको लेटर्स से कंपोज किया जाता है तो वो सिर्फ देखे जा सकते हैं, सुने नहीं जा सकते हैं। स्पोकन लैंग्वेज इज मच लेस फॉर्मल एंड जनरली नॉट पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट हैपेंस इन इनफॉर्मल सेटिंग्स एंड देयर इज यूजुअली एन ऑडियंस टू हियर इट। कहने लगे कि देखो, कुल मिला के अल्टीमेटली इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्पोकन लैंग्वेज होती है ना, वो कम फॉर्मल कब हो जाती है? जब आप उसमें, देखो लैंग्वेज बोलते, अगर आपने कभी आपके, देखो स्कूल में अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो ठीक है, तो एकदम से रूल बन गया कि सब बच्चे इंग्लिश में बात करेंगे। तो बच्चे क्या होते हैं वहाँ पे, पता चले क्लास अपने आप साइलेंट। क्यों? क्योंकि उनको इतना नॉलेज ही नहीं है, या ये गल उनको पता भी है तो वो चीज़ों को क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं। आप विश्वास मानिए, आपको क्या लगता है कि क्या आप शुद्ध हिंदी बोल पाते हैं? नहीं, आप शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं, शुद्ध अंग्रेजी भी नहीं में भी बोल पाते होंगे, है ना। मैं सिर्फ एक मतलब कह सकते हैं कि 80% लोगों की बातें कर रही हूँ, कुछ लोग एक्सेप्शंस में हैं, उनकी बातें नहीं कर रही। जो अमेरिका के लोग हैं, क्या वो शुद्ध इंग्लिश का बोलते हैं? आपको क्या लगता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, कुड, शुड का प्रयोग, आई, वी, यू, दे, उनको सब पता है? नहीं, सिंपल सा। जैसे हम लोग नॉर्मली हिंदी बोलने में गलतियां करते हैं, वैसे वो लोग इंग्लिश बोलने में गलतियां करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है इनका? देखिए कि वी हैव कन्वर्सेशंस विद फ्रेंड, टीचर्स, स्पीक इनफॉर्मली टू क्लास, सक्सेसफुल सेल्स प्रेजेंटेशंस आर गिवन विदाउट स्क्रिप्ट्स एंड एनी बिजनेस ट्रांजेक्शंस लाइक बैंक स्टोरीज लाइब्रेरीज आर कंडक्टेड बाई स्पीकिंग। बहुत सारी बातचीत होती है, जैसे आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, है ना। और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं ना जिसमें आप आपको अपनी बात, जैसे मान लो कि मेंढक माचिस है, अब इसका प्रचार प्रसार करने गए, भाई जब बिजनेसमैन आदमी है उसको हिंदी में तो समझाएंगे कि क्या लेके जाएंगे। सर दिस इज द मैच स्टिक्स बॉक्स एंड इट्स रियली वेरी गुड एंड स्टिक्स इज यूज फ्रॉम द कैल्शियम क्लोराइड सो इट्स वेरी फलाना फलाना ढमाका ढमाका बोलते चले जाएंगे। तो क्या बिजनेसमैन वो मेंढक माचिस खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। अब बिजनेसमैन को कैसे समझाएगा? देखिए, ये जो मेंढक माचिस मार्केट में आई है, पहली बात तो इसकी कीमत 2 रुपये है। आप जो 1 रुपए की माचिस 3 रुपए की माचिस बेच रहे हो, उसके अंदर 50 ही केवल निकलती हैं, इसमें 2 रुपए के अंदर 100 निकल रही हैं सर। तो उसको जब आप मार्केट वाले तरीके से समझाओगे ना, तब समझ में आएगा, ना कि सर दिस इज वेरी गुड मैच स्टिक्स बॉक्स सर यू कैन परचेज एन ऑडियंस फला फला, तो ऐसे नहीं समझ पाएगी। कुल मिला के कहने का मतलब है, कहीं कहीं पे आप अपने जो ये स्पीकिंग्स हैं, इनको जो हैं वो नहीं यूज़ कर सकते हैं बेटर तरीके से। स्पोकन लैंग्वेज ऑल्सो हैज़ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो आप भाषा बोल रहे हैं, इसके अपने कुछ एडवांटेज यानी कुछ क्या हैं, गुण हैं। क्या एडवांटेज का मतलब कुछ आपके बेनिफिट्स भी हैं, कुछ आपके डिसएडवांटेज अर्थात लॉस भी हैं। ऑफ बीइंग अकम्पनीड बाय बॉडी लैंग्वेज टू हेल्प द लिसनर इंटरप्रेट व्हाट इज बीइंग सेड। कभी कभी क्या होता है कि आपको नहीं पता कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, लेकिन उस सामने वाले ने इस प्रकार से कहा, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता देती है कि वो कहना क्या चाह रहा है। स्पोकन इंग्लिश, देखिए स्पोकन इंग्लिश रिफर्स टू द ways in which the English language is transmitted by human through a conventional system of sounds. Phonetics is the terms for the description and classification of speech sounds, particularly how sounds are produced, transmitted and received.
देखो डिपेंड करते हैं, जो आपकी अंग्रेजी है, अंग्रेजी भाषा है, इसमें जो टर्म यूज होता है वो डिपेंड क्या करता है कि उस चीज़ को, उस शब्द को कैसे बोला गया है, अर्थात आपने कैसे बोला, सामने वाले ने कैसे सुना और किस तरीके से वो ट्रांसमिट हुआ। जैसे वो ऐसे समझो आप कि दो लोग आपस में बातें कर रहे थे, ठीक, इन्होंने क्या किया, मान लो इन चाची की बात हो रही थी, ये चाची बैठी, इनकी बात हो रही थी, इन चाची की बुराई इनसे कर दी गई। अब इन चाची ने इनकी बात को इन्होंने इन चाची तक कैसे पहुंचाया, इसको आप क्या कहेंगे, ट्रांसमिशन कहेंगे। भाई बोलते ना बढ़ा चढ़ा करके बताना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी वर्ड को किस तरीके से आपने प्रोड्यूस किया, ट्रांसमिट किया, सामने वाले ने कैसे रिसीव किया, ये सब चीज़ें फोनेटिक्स के अंतर्गत आती हैं। अब फिर अ फोनेम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। कहने लगे भाषा के अंतर्गत जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है आपकी, बोलो क्या है, लिखो फटाफट से क्या है, कमेंट सेक्शन में, चलो लाइव चैट में लिखो सब, है ना। एग्जाम्पल्स के तौर पे बात करें तो टी साउंड इज द वर्ड टॉप, है ना। अगर टी शब्द का यूज करो तो क्या वॉइस निकल रही है आपका, अंदर से क्या साउंड निकल रहा है, टी, ठीक है। तो इससे मिल के अगर कोई शब्द बना तो क्या पढ़ोगे आप, टॉप। इंग्लिश हैज सम स्पीच साउंड्स फोनेम्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन अदर लैंग्वेजेस। अब इस टी का प्रयोग क्या आपने कभी हिंदी में सुना है, या आपने कोई उर्दू में ऐसा आपने कुछ पढ़ा कि जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो, टी हो। हिंदी में आपने टा सुना है लेकिन टी नहीं सुना होगा ना। तो कुछ ऐसे भी वॉइस, कुछ ऐसे भी साउंड्स होते हैं जिनका दूसरी लैंग्वेजेस में यूज नहीं होता है। ओके, दिस इज देयर फॉर द मेन रीजंस व्हाई नेटिव स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस हैव डिफिकल्टीज प्रोड्यूसिंग और इवन परसीविंग सच साउंड्स। तो कहते हैं ना कि ऐसे बहुत सी मान्यताएं हैं कि अलग अलग भाषाओं के अलग अलग बहुत से ऐसे साउंड्स हैं। तो जब हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं, चीज़ों को दूसरे लैंग्वेजेस में जाते हैं, तो हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप हिंदी से अंग्रेजी की तरफ आ रहे हैं तो नो डाउट कि आपके प्रोनाउंसिएशन में, आपके बोलने में थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, थोड़ा सा डर होगा। ऑल स्पोकन लैंग्वेजेस हैव फोनेम्स ऑफ एटलीस्ट 2 डिफरेंट कैटेगरीज। जितने भी आपकी ये बोलने वाली भाषाएं हैं इनमें 2 तरीके के फोनेम्स होते हैं, है ना। और 2 कैटेगरीज में होते हैं अलग अलग। पहला होता है आपका वोवेल्स, है ना। दूसरे क्या होते हैं आपके कंसोनेंट्स होते हैं। वोवेल्स आपने पढ़ा होगा ना, क्या, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके क्या है, पांचों ये आपके आएंगे वोवेल्स के अंतर्गत, है ना। और इसी तरीके से कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जब ये वोवेल्स और कॉन्सोनेंट कंबाइन हो जाते हैं तब ये मिलके क्या बनाते हैं, तो सिलेबल्स बनाते हैं। सिलेबल्स का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तो अक्षर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, syllables. Along with segments such as consonants and vowels, some languages also use sound in other ways to conveying meaning. तो कहने का तात्पर्य ये है कि many languages, जैसे कि for example use stress, pitch, duration and tone to distinguish meaning. These features convey the speaker's identity, attitudes and emotional states. Often a listener does not pay so much attention to the word as he does to the rise and fall of pitch, स्ट्रेस, रिदम एंड पॉजेज एंड सो ऑन। सो कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए बहुत सारी जो लैंग्वेजेस होती है ना उनके बोलने का तरीका, जैसे कि आप देखते होंगे जो संस्कृत के दोहे होते हैं ना, जैसे कि मान लो आप जो संस्कृत के दोहे होते हैं तो कैसे पढ़ते हो आप, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। देखो ऐसे पढ़ा आपने, तो कहने का मतलब, समझाने का तात्पर्य ये था कि जैसे बुद्धिहीन आया तो क्या हुआ, पिच जो हुई वो हाई हो गई, बुद्धिहीन तनु जानिके, तो जो फिर आगे की लाइन आई उसकी पिच धीमे हो गई। तो मतलब ये सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं है, ये सिर्फ संस्कृत में ही नहीं है। जब आप हिंदी में किसी चीज़ को पढ़ोगे तो उसकी भी पिच, उसकी साउंड, वहाँ के शब्दों के बोलने की टोन्स जो होती हैं वो सब डिफर होती हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस की जो बोलने की मतलब स्ट्रेस हो गई, पिच हो गई, ड्यूरेशन हो गई, टोन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अलग होती है, रिदम अलग होती है। जैसे आप इंग्लिश में ले लो, इंग्लिश में आप कैसे पढ़ोगे, इट्स Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, open your mouth, बोलते नहीं है, हाँ, Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling a lie, no papa, open your mouth, ha ha ha। ठीक है, अगर यही चीज़ आप हिंदी में पढ़ो तो क्या पढ़ोगे,
आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बैगन की खोपड़ी में सो रहे थे, बैगन ने लात मारा रो रहे थे। तो मैंने आपको तीनों लैंग्वेजेस में बताया। क्या बताया? पहले मैंने आपको एक संस्कृत का एग्जाम्पल दिया, फिर मैंने आपको एक इंग्लिश का एग्जाम्पल दिया, देन आफ्टर मैंने आपको क्या दिया, एक हिंदी का एग्जाम्पल दिया। सो आपने देखा ना, इन तीनों में जो मेरी पिच रही, जो स्ट्रेस रही, जो ड्यूरेशन रही, जो टोन रही, वो अलग रही। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ ऐसा एक लैंग्वेजेस में नहीं होता, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज़ें होती। अब आपको पढ़ना क्या होगा कि मैम पिच क्या होता है, स्ट्रेस क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होती है, टोन क्या होती है। सो इन सबको अभी मैं डिटेल में अभी आपको आगे आने वाले पैराग्राफ में पढ़ाती हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, आज आपकी पहली क्लास है, सो ये आपके लिए टारगेट है, इवन एटलीस्ट 100+ लाइक्स तो आपको करवाने ही हैं, ठीक है। 10 आऊँ आपको करना है, ओके। और अगर आप नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको क्लास की PDF मिलेगी। इफ़ यू वांट यू कैन मेक नोट्स ऑल्सो एज वेल एज यू कैन रिवाइज योर सेशन फ्रॉम द PDF, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ योर वोकल एलिमेंट्स फॉर स्पीच डिलीवरी। जब आप अब देखिए, अलग अलग लैंग्वेजेस के आपने पढ़े कि अलग अलग चीज़ें होती हैं, सेम वैसे इस वोकल एलिमेंट्स जो होते हैं आपके, इन्हें जैसे अभी आपने पढ़ा ना, जो स्ट्रेस है, पिच है, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? वोकल एलिमेंट्स के अंतर्गत आएंगी, है ना। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जंक्शन क्या होता है। तो देखो, junction is a slight pause to indicate a syllable break in the chain of speech sounds used to separate near identical group of words. For example, the words below share the same phoneme but can be differentiated with a slight pause. जैसे जंक्शन कम आप ऐसे समझो, जैसे आइसक्रीम है तो आप जल्दी से बोलो आइसक्रीम, आइसक्रीम। दैट स्टफ, जैसे अब आप इसको कैसे बोलोगे? दैट स्टफ, मतलब वो दिख आपको ऐसे रहा है, पढ़ना आपको कैसे? देखो, दैट स्टफ, दैट स्टफ। अनेम, अब जल्दी से बोल दो अनेम। अगर आपको ऐसे प्रोनाउंसिएशन करना हो कि सामने वाले को चीज़ें समझ में आए एक्चुअल में, कि अक्षर जो आप बोल रहे हैं, शब्द जिन्हें आप प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, उनका मीनिंग क्या है, तो आप कैसे बोलोगे? अनेम। अब बताओ, समझ में आ रहा है? अनेम। अब आप समझ ही नहीं पाओगे कि अनेम बोल रहे हैं कि एन एम बोल रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों को जो अलग की जाती है, तो इसको बोलने के लिए आपके जो एन और एम के बीच में एक टाइम ड्यूरेशन है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आप ऐसे समझ लो, आप एक हिंदी में समझाते हैं आपको, देखो कितना डिफरेंस होता है। एक मैंने लिखा रोको मत जाने दो, समझना, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं ना। तो अगर समझ में आ रहा है तो सेशन लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके वैल्यूएबल कमेंट्स चाहिए मुझे, मैं तभी क्लासेस कंटिन्यू कर पाऊंगी। अदरवाइज फिर मैं चाहती ना तो मैं समावेशी शिक्षा पढ़ा लेती, क्योंकि समावेशी शिक्षा के बच्चों की बहुत डिमांड है, इंक्लूसिव एजुकेशन वाला जो आपका टॉपिक है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश पढ़ाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर आप देखो तो थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट माना गया है, ठीक है। अभी सेम चीज़ मैं ऐसे इसको लिख दूँ, रोको मत, ठीक है, कॉमा जाने दो, ठीक। अब देखो दोनों में कितना अंतर है। एक बार पहला सेंटेंस मैं पढ़ के सुनाऊंगी, एक बार दूसरा पढ़ाऊंगी। पहला देखो, रोको मत जाने दो, दूसरा रोको मत जाने दो। पहले वाले का तात्पर्य क्या निकल रहा है, सुनना गौर से। रोको मत जाने दो अर्थात कोई इंसान जा रहा है, उसे रोको, जाने नहीं दो। दूसरे का मतलब क्या है, देखो सुनना, दूसरे का मतलब क्या निकल रहा है सेंटेंस का, रोको मत जाने दो, मतलब कोई आदमी जा रहा है तो आप उसे रोको नहीं, जाने दो। तो यही होता है जंक्शन का मतलब, कि सारे देखो, रोको मत जाने दो इसमें भी लिखा है, रोको मत जाने दो इसमें भी लिखा, सारा खेल आपका किसका है, कॉमा का। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सेम वैसे यहाँ पे बताया गया जंक्शन में, अ नेम एन एम। तो इस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ो कि उनके बीच का जो गैप है वो मेंटेन रहे। दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रेस क्या होती है। देखो, स्ट्रेस implies greater emphasis of some syllable or a word over others in the stress stream of speech. The stressed syllable is said with greater force and is in the effect a bit louder than the unstressed syllable. Various types of meanings are conveyed by distributing stress pattern over speech segments in a controlled manner. Two types of stress can be established in English: word and sentence stress.
ठीक है। तो स्ट्रेस आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्ड स्ट्रेस और एक होता है आपका सेंटेंस स्ट्रेस। एक क्या होता है आपका? सेंटेंस। अब देखो वर्ड स्ट्रेस की यदि बात करोगे तो जैसे आप पढ़ो तो ग्लिमर, जिंजर, रिकॉर्ड, बेलो, कंसर्ट, फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंटेशन। सेंटेंस स्ट्रेस की बात करोगे तो क्या होगा? आई एम योर एनिमी। दूसरा वाला जब आप पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? आई एम योर एनिमी। द यूज ऑफ स्ट्रेस in sentences that can to distinguish meaning as in the above example, the first sentence lays stress on the subject I, meaning the enemy is I, whereas the second sentence emphasizes your meaning, your enemy alone। मतलब आई एम योर एनिमी, पहले का मतलब क्या निकल रहा है? आई एम योर एनिमी, मतलब मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, है ना। उस दूसरे वाले का मीनिंग ही अलग कर दिया, आई एम योर एनिमी, योर निकल रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो? जैसे रोको मत जाने दो वाली बात सिखाई, सेम वैसे ही। पिच क्या होती है? पिच जैसे मैंने अभी बुद्धिहीन तनु जान के पढ़ा था ना, तो वो पिच है। तो पिच अर्थात कि आप किसी चीज को कैसे बोल रहे हो। जैसे मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ तो कहीं कहीं पे मेरे रीडिंग करने के तरीके में आपको फास्ट सुनाई पड़ रहा होगा, तेज सुनाई पड़ रहा होगा, कभी कभी मैं उस चीज़ को बहुत स्लो पढ़ रही हूँ, है ना। तो यही होती है पिच। जैसे मान लो आपकी क्लास नहीं हुई आज, ठीक, तो मैंने आपसे कहा आज आपकी क्लास नहीं हुई। जब तेज बोला तो आपको लगा कि हाँ मैम कहीं ओकेशन पार्टी में गए होंगे या कोई बढ़िया बर्थडे होगी या कुछ भी होगा, सो मैम ने क्लास नहीं ली। अभी मैं आपको सेम बात ऐसे बोलूँ, आज आपकी क्लास नहीं हो पाई, सॉरी टू से आज आपकी क्लास नहीं हो पाई, और शायद तो आपको क्या लगा कि हाँ मैम तो सैड है, इट मीन्स अब आप लोग कमेंट से क्या करोगे कि मैम व्हाट हैपन, क्या हुआ मैम, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आर यू ओके, आपकी तबीयत सही है, एनी दिक्कत, बस आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे। तो यही है पिच। अपने सेंटेंस को बोलने के तरीका जो आपने अपनाया है उसमें आपने अपनी वॉइस को लो रखा है, ठीक है, साउंड को हाई रखा है, तो पिच से ही आपके ये क्या होते हैं, इमोशंस भी आपके क्रिएट हो जाते हैं। अब इंटोनेशन क्या है? देखो, इज द चेंज इन द पिच ऑफ द वॉइस। अब आपने जैसे बोला कि आज आपकी क्लास नहीं हो पाई, फिर आपने अपनी पिच चेंज की और आपने आगे क्या बोला कि बेटा आज आपकी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मैं बाहर गई थी। सिंपल, अब तुरंत पिच चेंज हो गई। तो यही होता है इंटोनेशन, है ना। तो द सेम वर्ड और सेंटेंस कैन बी सेड विद डिफरेंट इंटोनेशन टू एक्सप्रेस डिफरेंट मीनिंग। इंग्लिश हैज मेनली 2 पैटर्न्स ऑफ इंटोनेशन, द राइजिंग पैटर्न एंड द फॉलिंग पैटर्न। देखो सेम बात को आप 2 तरीके से कह सकते हो, एक तो हाई पिच का यूज करके, दूसरा लो पिच का यूज करके, है ना। सेम बात को अलग अलग आवाज, अलग अलग पिच का इस्तेमाल करके कहने को ही आप क्या कहेंगे, इंटोनेशन। तो इंटोनेशन के 2 पैटर्न होते हैं अंग्रेजी में, कौन कौन से? एक तो आपका जो राइजिंग पैटर्न होता है, एक आपका होता है क्या, फॉलिंग पैटर्न, ठीक। तो ये होती है आपकी इंटोनेशन। रिदम क्या होती है? रिदम अभी मैंने आपको बता दिया है ना, कि रिफर्स टू रिपीटेशन ऑफ स्ट्रेस इन अ सेंटेंस एट रेगुलर इंटरवल्स। English is said to have a stretched time rhythm rather than syllable time. Rhythm, like the French and Spanish, as in the former, the stress tend to be uniform in time, but in the latter it is the syllables that tend to be in uniform time. वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि रिदम क्या होती है, जॉनी जॉनी यस पापा वाली रिदम सुनाई मैंने आपको, संस्कृत वाली सुनाई, हिंदी वाली सुनाई, बस यही है रिदम। फिर वॉल्यूम की बात अगर ये करें तो कभी कभी वॉल्यूम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी स्लो होता है, कभी कभी हाई होता है। वॉल्यूम इज हाउ लाउडली और क्वाइटली अ पर्सन स्पीक्स। वॉल्यूम का अगर आपसे कोई 1 लीनियर डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक इंसान जो बोल रहा है वो कितना तेज बोल रहा है या कितना धीमे बोल रहा है, ये डिसाइड करता है हमारा वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम ऐसे समझो, जो आपके देखो फ़ोन में साइड में 2 बटन होंगे ना, बस वही वॉल्यूम है भाई। अब इतना भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना कि पता चले आप बता रहे हो, पता मम्मा मैं ना आज वो ये गए मम्मा के, मम्मा प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। मम्मी भी सोच रही है अरे क्या हो गया हमारे बच्चे को, मम्मी वो मम्मा एक्चुअली आई हैव टेकन द क्लास ऑफ इंग्लिश। बेटा क्या हुआ तुमको, ज़्यादा पढ़ लिए? अरे नहीं मम्मी, फिर आपने अपनी लैंग्वेज में, अरे नहीं मम्मी आज हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की क्लास करके, मैं अच्छा इसलिए तुम्हारे चढ़ी है। तो ये ना करिएगा घर में पता चले आप क्लास लिए और बस तुरंत पहुँचे, मम्मा प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर।
मम्मा आई एम गोइंग देयर, मम्मा उठाए डंडा टूट दिए आपको, ये नहीं करना है, सिर्फ सीखना है, ठीक है। पता चले मम्मा भी गुस्सा आ जाए। फिर देखो रेट क्या होता है, इन्वॉल्व्स द स्पीड एट विच अ मैसेज इज डिलीवर्ड। द मोस्ट एक्सप्रेसिव स्पीच इंक्लूड्स a varied rate exhibited by emphasis on some words or natural pauses, context and facial expressions can be used to further interpret a person's rate of speech। अर्थात रेट मतलब क्या होता है भाई, अपनी शुद्ध भाषा में बताओ, हिंदी में तो क्या बोलोगे, दर। तो किसी बात को बोलने की जो आपका रेट, अर्थात जो सेंटेंस कहने की रेट है, कम है ज़्यादा है, तो ये इस पर डिपेंड हो गया। फिर टोन क्या होता है, टोन भी बता चुके हैं हम आपको। अब कह दो कि मैम रिंग टोन वाली बात हो रही है, मैं समथिंग वैसा ही समझ लो। टोन रिफर्स टू द इमोशनल कंटेंट और एटीट्यूड ऑफ योर वॉइसेस। तो ये टोन डिसाइड करती है कि बातें क्या है, इमोशनल है या एटीट्यूड है। एटीट्यूड होता है ना, जैसे मान लो आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने कहा हाँ, एक ने कहा हाँ, आपने कहा कि हेलो एक्सक्यूज मी, उधर से रिप्लाई आया हाँ जी, एक लड़की का रिप्लाई आया हाँ जी बोलो। तो क्या है, पहले वाले का मतलब ये हुआ कि हाँ वो आगे आपसे कन्वर्सेशन कंटिन्यू करना चाहती है, दूसरे वाले का मतलब हुआ कि तुम बोलो ही नहीं, निकल लो शराफत के साथ। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा हो गई है। आपने बोला हेलो एक्सक्यूज मी, उधर से रिप्लाई आया हाँ जी बोलिए, एक रिप्लाई आया हाँ जी बोलिए, तो आप क्या समझोगे? यही है टोन, कि किसने एटीट्यूड के साथ बोला, किसने इमोशनली बोला, किसने कैसे बोला। इट इज नॉट द वर्ड कंटेंट ऑफ अवर स्पीच बट द मेथड इन विच वी से दोज वर्ड्स। टोन ऑल्सो रिफर्स टू इंटेंट। फॉर एग्जाम्पल इज, देखो बस वही है, सिंपल सी बात है। टोन नॉर्मली, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन ह्यूमन कम्युनिकेशन विदाउट दीज फीचर्स। कह रहे हैं कि ये मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं कल्पना? आप जो मतलब हम लोग जब वार्तालाप करते हैं, अगर ये चीज़ें ना हो ना, तो ये अगर फीचर्स नहीं है तो ये मान के चलो आप बात ही क्या कर रहे हो। पता चले कि कोई किसी की डेथ हो गई, वो मर गए, अब चिल्ला के बता रहे हो वो मर गए, मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है ना इमोशनल कंटेंट का, सीरियसली कंटेंट का। दे इनवेरिएबली अकम्पनी आर स्पीच एंड लेंड द एडिशनल डायमेंशन विच इज मोर इमीडिएटली एंड डायरेक्टली अंडरस्टूड। ओके, फिर देखो कंपेयर्ड विद राइटिंग, स्पोकन कम्युनिकेशन इज कैटेगराइज्ड बाय द फॉलोइंग। कैसे चीज़ों को आपको करना है? तो सबसे पहले मोर वर्ड्स दैट रेफर टू पीपल एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स टू हेल्प क्रिएट एंड सस्टेन इंटरेस्ट एंड अटेंशन। ऐसी चीज़ें बतानी है जिससे आदमी उन सब चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। मोर पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ करना है। पर्सनल प्रोनाउन, जैसे आपने नाउन पढ़े हैं ना, नाउन कौन सा नाउन, नाउन की डेफिनेशन सुनाओ जरा। हाँ तो हाँ, ये जो लिख रहे, ये जो वो बच्चे हैं जो सोच रहे होंगे मनी मन कि नाउन इज द नेम ऑफ नहुआ विच देर घर घर बुलहुआ, कहा है यही सोच रहा हूँ ना आप लोग, हमें पता है बहुत खुराफाती बच्चे हैं हमारे क्लास के। सर नाउन नहीं, नाउन की एक लाइन में डेफिनेशन याद रखोगे क्या, कि नाउन इज द नेम। पर प्रोनाउन क्या होते हैं कि नाउन के स्थान पर जो आप संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं जिनको शब्दों को, उन्हें आप प्रोनाउंस कहते हैं। तो उन्हीं में जो आपके पर्सनल प्रोनाउन आते हैं ना, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में आपने पढ़ा होगा, जो पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं जिन्हें आप आई वी यू एंड अवर से रिप्रेजेंट करते हो, टू एड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू मेक द कनेक्शन विद आवर लिसनर्स। जब आप अपना कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आप अपने स्पीच में जो डिलीवर कर रहे हो उसमें इन शब्द, अगर इनका प्रोनाउंस का यूज करेंगे तो जो आपकी सामने ऑडियंस बैठी है वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगी। शॉर्टर थॉट यूनिट्स इंक्लूडिंग सेंटेंस फ्रेगमेंट्स टू मेक ओरल प्रेजेंटेशंस ईजियर टू फॉलो। छोटे छोटे आप कोटेशंस का यूज करिए, ना कि चीज़ों को एकदम च्युइंग गम की तरह खींचिए। मोर रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू एम्फसाइज इंपॉर्टेंट आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन। अगर आपके स्पीच में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आप वुमेन एजुकेशन पे दे रहे हैं स्पीच, तो वुमेन एजुकेशन को आप ऐसे इस तरीके से बोलिए, कम से कम एटलीस्ट एक पैराग्राफ में इवन 2 टाइम्स तो आना ही चाहिए, जिसमें कि ये तो पता हो कि आखिर बताया क्या जा रहा है, चीज़ें बात क्या चल रही है यहाँ पे। मोर फैमिलियर वर्ड्स टू इंक्रीज ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ऐसे शब्दों का यूज़ करिए जो आप क्या हो, सहज हो, जो ऑडियंस समझ पा रही हो, पहचान पा रही हो, या आप ऐसे कह लो कि उसने पहले सुने हो। फिर मोर कॉलिकल वर्ड्स एंड शॉर्टेन फॉर्म्स सच एज कॉन्ट्रैक्शंस विच हेल्प मेक द लैंग्वेज मोर लाइवली एंड कन्वर्सेशनल। कहने का तात्पर्य ये है कि कुल मिला के ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो सब कोई समझ सके। उसके बाद में अब देखो ज़रा स्पीच मैकेनिज्म क्या होती है। अभी तक आपने क्या पढ़ी, वो सब चीज़ें जो, जैसे अभी तक आपने पिच, इंटोनेशन, रिदम, वॉल्यूम, रेट, टोन, ये सब पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पीच मैकेनिज्म क्या होती है ना। तो देखो
The speech mechanism explains how the sounds are produced in the speech organs. The organs of human body that are involved in the production of speech sounds either directly or indirectly are called organs of speech. These organs of speech can be divided into the following three groups. देखो, और स्पीच मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है, आपको पता है इस शब्द को कैसे पढ़ना है, लेकिन आपके जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है, यानी आप तीन होते हैं आपके स्पीच मैकेनिज्म में, कौन कौन से? पहला होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा होता है आपका फोनेटरी सिस्टम, और तीसरा होता है आपका आर्टिकुलेटरी सिस्टम, जिसे आप पल्मोनिक सिस्टम भी कहते हैं। तो ये तीन आपको पढ़ने होंगे सिस्टम। अब इन तीनों के अंदर आपको समझाया जाएगा। सबसे पहले आप देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। कि सिस्टम सबने सुना होगा कि इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम तो सबने पढ़ा होगा, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? लंग्स, द मसल्स ऑफ द चेस्ट एंड द विंड पाइप, दीज ऑर्गन्स डू द फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड एयर फॉर साउंड प्रोडक्शन बाय ब्रीथिंग इन एंड releasing it out. The lungs are spongy bodies that are made up of small sacs called alveoli. कुल मिला के कहने का तात्पर्य इनका ये है, आप इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से, कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप किसी बात को बोल रहे होते हैं, किसी शब्द को पढ़ रहे होते हैं। अब फोनेटरी सिस्टम क्या होता है? तो द फोनेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लैरिंग्स। अब मैम आप सोच रहे होंगे लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स आपके बोले जाते हैं स्वर यंत्र। लिख लेना अगर आपको लिखना है तो, रुकिए वेट, देखो लैरिंग्स का मतलब होता है स्वर यंत्र, है ना। तो लैरिंग्स इज द लिटिल बॉक्स दैट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द विंड पाइप। जो आपका विंड पाइप होता है, विंड पाइप मैम कहाँ होता है? तो जब ये ना लंग्स के पास में होता है आपके, ठीक है, विंड पाइप, तो ये उसके ऊपर मौजूद होता है। द एयर फ्रॉम द लंग्स कम आउट थ्रू द विंड पाइप एंड द larynx. In the larynx there are situated a pair of like structure called vocal cords, and these are placed horizontally from front to back. They are attached in front and can be separated to the back. The opening between the cords is called glottis. The vocal cord can be opened and closed. The vibration of vocal cords is very significant in speech. When they are kept loosely together they vibrate, and that the vibration produces a musical note called voice. The rate of vibration is called frequency of vibration that decides the pitch of the voice, which helps to create the intonation of a language. कहने का मतलब ये है कि सिंपल से ऐसे समझ लो कि जो आपके ये लंग्स होते हैं ना, ये आपका विंड पाइप हो गया। यहाँ पे जो एक होता है ना, जो आपने देखो जी से एक इन्होंने शब्द यूज़ किया होगा ग्लॉटिस, अगर कहीं यूज़ किया हो, हाँ पढ़ लीजिएगा ना। ग्लॉटिस जो होता है वो ये सब मैनेज करता है, क्या कि पता चले आप बोल रहे हो और सांस भी अंदर ले लोगे तो जो आप फिर बोल नहीं पाओगे ना। तो ये सब चीज़ें मैनेज करना कि कब ग्लॉटिस को खोलना है, कब सांस अंदर जानी है, कब आपके मुंह से शब्दों का बाहर आना है, कब सांस बाहर आपकी जानी है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? आपके किस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं? फटाफट से बताओ ना। वेरी गुड, फोनेटरी सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट थिंग, आर्टिकुलेटरी पल्मोनिक सिस्टम्स क्या होते हैं? अब देखो दिस सिस्टम कंप्राइजेज, अब ये किससे मिलकर बनते हैं? आपके नोज, टीथ, टंग, रूफ ऑफ द माउथ जिसे आप तालू बोलते हो ना, और लिप्स आपके। द प्लेस एंड मैनर इन विच द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कैटेगराइज्ड इज decided by the articulatory system. The roof of the mouth comprises the teeth, right, the hard palate, the soft palate, and the uvula. The convex bony part of the roof of the mouth, which lies immediately behind the upper front teeth, is called teeth rise. Immediately after the teeth rise, the roof of the mouth becomes concave, and it is hard and called hard palate. Immediately after the hard palate, the roof of the mouth becomes soft, and it is called the soft palate. The fleshy structure hanging loose and the extreme end of the roof of the mouth is called uvula. आप सोच रहे हैं मैम ये UVULA इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अति जीव। लिख लो जिनको ना पता हो, कल आप परेशान नहीं हो। कल से जैसे ये मान लो वर्ड है तो इसके ऊपर आपको हम हिंदी पेंसिल से लिख देंगे। जब आप नोट्स पढ़ोगे तो अगर मान लो नहीं आ रही है उसकी मीनिंग तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा बार बार, तो वो आपको लिखा लिखाया ही यहीं पे मिल जाएगा। अब जरा देखो जरा कि ऑर्गन्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। हाँ तो देखो उसका मतलब यही है कि जो आपकी टंग है उसमें कितने पार्ट आपके इन्होंने बताए कि इसका हार्ड पैलेट मतलब ऊपर का जो तालू होता है, आप जरा ऊपर से टच करो अपनी टंग को ऊपर लेवल पे, देखो आगे वाला जो आपका है वो हार्ड पैलेट है, मतलब हार्ड है। उसके पीछे जा करके देखो तो सॉफ्ट है। बस यही सारी चीज़ें। अब ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं जो, तो ये ना आपको देखो अलग अलग सब बताएगी कि फेरिंग्स क्या होता है, लिप्स का क्या यूज़ है, टीथ का क्या यूज़ है, टीथ रिज का क्या यूज़ है,
उसके बाद में हार्ड पैलेट क्या होती है, सॉफ्ट पैलेट क्या होती है, वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, है ना। उसके बाद में देखो टंग क्या होती है और ग्लॉटिस क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ने से पहले एक फिगर देख लो, ये पूरा फिगर बनाया गया ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का, इसमें आपको समझना है। देखो ये बहुत आराम से समझिएगा, ये क्या है, आपके टीथ है, ये टीथ हो गया, ठीक। अब देखो जो मैंने तालू बताया ना ऊपर, ये आपकी हार्ड पैलेट हो गई। उसके पीछे आप अपना जबान जरा टच करो तो ये देखो सॉफ्ट सॉफ्ट दिखा, तो वो सॉफ्ट पैलेट हो गई, है ना। और इसको सबको मिलाकर क्या बोल दिया गया, व्यूला। ये अब देखो ये नोज है, यहाँ से सांस जा रही, तो ये आपकी क्या होगी, नसल कैविटी होगी। उसके बाद में ये दांत के नीचे वाला पार्ट पे आ जाओ, तो ये आपका क्या होगा, फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, ये रूट हो गई, ये फेरिंग्स हो गई। उसके बाद में यही एपिग्लॉटिस है जो ये मैनेज करता है कि कब आपकी सांस अंदर जाएगी कब बाहर आएगी। ये आपका लेरिंग्स हो गया, यही है मेन बॉडी का कह सकते हैं आप कि साउंड का पार्ट, है ना। उसके बाद में ये हो गया आपका फीड पाइप, ये होगा विंड पाइप। एक नहीं होता, जैसे मान लो, वेट क्या यार ये बन ही नहीं रहा है मिक्स से, आई विल ट्राई, अगर अच्छा ना बने तो हमसे नहीं कहिएगा। हाँ आप सोच रहे हो मैम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। देखो ये आप हो, है ना, ये आपकी नोज है, तो एक जब आप सांस लोगे तो ये विंड पाइप के थ्रू जाएगा। जब आप फूड लोगे तो ये आप किससे जाएगा, बोलो, फूड पाइप के थ्रू। तो देखो यहीं पे दिखाया गया, फूड पाइप जो होता है वो आपका फीड पाइप अलग होता है, विंड पाइप अलग होता है। तो जब बोलते हैं मेरा हुच्चू चला गया, सुना अगर आपने होगा, अगर आप मेरी इधर साइड से यूपी साइड से, तो बोलते ना हुच्चू चला गया। हुच्चू चला गया का मतलब होता है कि आप खाना खा रहे थे, आपने बीच में बोल दिया, तो वो क्या होता है, उसमें कुछ होता थोड़ी ना है कि अरे बहुत बड़ी बात हो गई। जो आप खाना खा रहे होते हैं वो फीड पाइप में जा करके जब वो विंड पाइप में चला जाता है तो उसे ही बोलते हैं हुच्चू चला जाना, है ना। अब जरा देख लो फेरिंग्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लिप्स, इट्स वेरी सिंपल, जो पढ़ने वाली चीज़ है वो पढ़ा देते हैं फटाफट से। कि टीथ रिज क्या होता है, कि टीथ रिज इज द कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ, जिसे आप तालू बोल रहे हैं ना, ये जो पार्ट होता है ऊपर, जरा टंग यहाँ पे टच करो, देखो हार्ड है। अब सॉफ्ट पैलेट की यदि बात करो तो आफ्टर पासिंग थ्रू द ग्लॉटिस द एयर स्ट्रीम एंटर्स द फेरिंग्स द कैविटी एट द बैक ऑफ द माउथ। द एंट्रेंस of the air stream to the nose is controlled by the soft palate. It can be raised to shut off the nasal passage. The air can come out through the mouth only and the resulting sound is oral. The soft palate can be lowered to let the air pass through the nose. Sounds produced with complete oral closure at same point. वही सारी बातें बताई गई हैं नॉर्मली, आप इसको पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर न समझ में आए तो आप हमसे मैसेज करके या स्क्रीनशॉट शेयर करके कि आप पूछ लीजिएगा। इट्स वेरी सिंपल, आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लो, सुनो एक ट्रिक बताते हैं आपको, मान लो आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो उस वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर दो और उसको जा करके गूगल से सर्च कर लो, ठीक है। फिर आप अपने आप से सेंटेंस फ्रेम कर लोगे, आसानी से समझ आ जाएगा। बस ये है कि आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने में मेरे साथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे तो पढ़ाऊंगी ही आपको सेल्फ ज़रूर पढ़ना होगा, ठीक है। सो होप सो कि आप तो पढ़ेंगे ही। बाकी अब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज आपकी ये पहली क्लास है तो एटलीस्ट 100+ लाइक तो कर ही दीजिएगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं जाए मेरी क्लास से जो पढ़ने आए आज वो कमेंट्स ना करें। कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा कि मैम थैंक यू फॉर दिस क्लास, ये क्लास अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, मैम ये नहीं पढ़ाइए, आप समावेशी शिक्षा पढ़ाओ, क्योंकि भाई हम देख रहे हैं समावेशी शिक्षा के पीछे बच्चे बहुत पढ़े, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको जो मन है वो बढ़िया से बढ़िया कमेंट्स कर दीजिएगा और उसके बाद में लाइक्स जरूर कर दीजिएगा। आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप एक काम करो PG पॉइंट ही सीधे सीधे सर्च कर लो। हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं PG पॉइंट, तो वहाँ पे आपको हमारा इंस्टाग्राम चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक। सो ये थी हमारी आज की कक्षा, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अपनी कक्षा का नियम है कि जब भी मैं जाती हूँ तो हमेशा एक लाइन बोलती हूँ और आपको लिखना होता है अपनों के लिए। सो लिख दो फटाफट से, अपनों के लिए लिखो, और मैं लाइन बोलने जा रही हूँ। वो ये है कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी, वेरी गुड, लिखिए अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा, ओके।